टीचिंग मेथड की एक क्लास और शुरू करते हैं और उसमें से कुछ क्या करेंगे, अब हम एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुसंवेदी यानी कि बहुत सारी संवेदनशीलताएं। अब संवेदनशीलताएं कहाँ से होती हैं, हम कहाँ से संवेदना यूज करते हैं, आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, स्पर्श से फील करके और जीभ से टेस्ट से। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम पर उसके ये 5 सेंसेस से ही वो कोई ज्ञान को ग्रहण करता है। और ये बात किसने कही थी, ज्ञान संज्ञान से पहले ज्ञान बनता है और ज्ञान कहाँ से होता है, इन संवेदनाओं से होता है। और ये बात जीन पैजे ने कही थी। अब बहुत सारी संवेदनाओं को यूज करके जब कोई उपागम का कोई अर्थ है, मतलब उपागम कोई तरीका है, उसका क्या अर्थ होगा। दृश्य सर्वे में तो सिर्फ 2 ही चीज आई और स्पर्श में भी एक ही चीज आई और गति जैसा कोई बोध ही नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ सीखने का नहीं होता। तो क्या बना इसका आंसर, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग करके कोई चीज को सीखना, कुछ अधिगम करना, उसको क्या कहते हैं, बहुसंवेदी उपागम। यानी कि बहुसंवेदी उपागम अधिगम के मेथड, ठीक है, इनसे कोई चीज सीखता है। अब इन सब चीजों को यूज करके क्या सीखा जाता है, हम क्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉलेज, ठीक है। और ये किसने कंसेप्ट दिया था, ये जीन प्याजे ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। जो पाठ्य सामग्री यानी कि पढ़ने से संबंधित जो सामग्रियां होती हैं वो मुख्यतः क्या होती है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के, इनका क्या विकास करेंगे, शैक्षिक यानी कि विद्यालय का क्या विकास करना है, ठीक है, छात्रों का मानसिक विकास से और छात्रों का वृत्तिक विकास है, ये भी कुछ नहीं हो सकता। यानी कि जो पाठ्य सामग्री होती है वो मुख्यतः कैसी होनी चाहिए, बच्चे का क्या करे, सर्वांगीण विकास करे। यानी कि बच्चे के अंदर उससे नैतिकता भी सीखने को मिले, सामाजिकता के भी उदाहरण होने चाहिए, उसका मानसिक विकास भी हो, उसका सामाजिक विकास भी हो, हर तरह के विकास से मजबूती दिलाए। यानी कि बच्चे का कैसा विकास करती है वो पाठ्य सामग्री, वो उसका सर्वांगीण विकास करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट क्या है, मॉरिसन ने बौद्ध सत्र, अब एक पिछली एमसीक्यू की क्लास में भी सेम क्वेश्चन आया था शायद। मॉरिसन ने बौद्ध सत्र के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। वो 5 पद किस तरीके से थे, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा करता है खोज। अब किसी चीज को खोज कर लिया, फिर उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है, फिर क्या करता है, प्रस्तुत करता है, फिर उसके बाद उसका क्या करता है, आत्मीकरण करता है। यानी कि प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद क्या करता है, उसका आत्मीकरण करता है। आत्मीकरण करने के बाद उसकी क्या करता है, वो व्याख्या करता है, संगठन करता है, उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। और बाद में उसका क्या किया जाता है, बाद में उसका वर्णन किया जाता है। ये 5 स्टेप होने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, खोज। यानी कि यहाँ से पहला कौन सा है, 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला है तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। फिर दूसरा क्या है, प्रस्तुत। प्रस्तुत यानी कि 1 नंबर वाला। अब 1 नंबर वाला कहाँ आता है, दोनों में ही 1 नंबर वाला है, तो अभी नहीं पता लग रहा। तीसरा क्या, आत्मीकरण करना। आत्मीकरण यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है, 1st नंबर। आत्मीकरण यहाँ पर 4 नंबर पर दे रखा है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। और आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला 2 1 4 3। ये स्टेप होते हैं। मॉरिसन ने बौद्ध सत्र, हमारे शिक्षा के कितने सत्र थे, हमारे शिक्षा के 3 सत्र थे। 3 सत्र कौन कौन से थे, स्मृति स्तर। 3 सत्र कौन कौन से दिए थे, एक तो क्या दिया था, स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। दूसरा क्या दिया था, बौद्ध सत्र। और तीसरा कौन सा दिया था, चिंतन। ठीक है, ये किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। यहाँ पर ये बौद्ध वाला किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। और चिंतन सत्र किसने दिया था, हंट ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, क्रैमिंग करता है। यहाँ बच्चा समझने की कोशिश करता है और यहाँ पर तर्क वितर्क करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र के संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित, पहली बात तो संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात किसने की थी, ब्लूम ने की थी। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी था उसके अंदर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष दिए गए थे। जो संज्ञानात्मक पक्ष था उसके चरण कौन कौन से थे, सबसे पहले उसमें क्या करता है बच्चा, ज्ञान करता है, फिर क्या करता है वो
अवबोध करता है, उसको समझता है, अवबोध करता है, फिर उसका क्या करता है, एप्लीकेशन लेकर आता है, अनुप्रयोग करता है, फिर उसका एनालिसिस करता है यानी कि विश्लेषण करता है, चीज़ों का विश्लेषण करता है, विश्लेषण। उसके बाद क्या करता है, ये 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या करता है, संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, और उसके बाद क्या करता है, संश्लेषण करने के बाद क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ये तीनों को तो क्या बोला जाता है, लॉट्स, और बाकी 4th 5th 6th को क्या बोला जाता है, हॉट्स बोला जाता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, निम्न स्तर चिंतन कौशल और उच्चतम स्तर चिंतन कौशल बोला जाता है इनके। तो इसमें क्या नहीं करता वो, इसके अंदर क्या नहीं करता, ज्ञान करता है, फर्स्ट स्टेप, अवबोध करता है, अंडरस्टैंड करता है, अनुप्रयोग करता है, इसके अंदर क्या नहीं करता, अनुमूलन नहीं, अनुमूल्यन नहीं करता, मूल्यांकन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, यानी कि क्या पूछा गया है, पहली बात तो कौन सी भूमिका नहीं है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो भूमिका है उसकी। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, यानी कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले होते हैं, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा, जिसको 2 बार पढ़ाने से समझ आ रहा है, उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये बात भी सही है। बच्चे को आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि मान लो कम हाइट वाले बच्चे हैं, उनको पीछे बैठा दोगे तो आगे वाले उसको नहीं देखने देंगे, या जिसको थोड़ा कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था करेगा, ये बात भी सही है। शिक्षक को निशक्त मतलब जो बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं, उनके ऊपर क्या देना चाहिए, ध्यान। अब वहां भी पूछा था नहीं, और यहाँ पर भी क्या नहीं, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, आंसर कौन सा रहेगा, ए वाला उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पहली बात असत्य नहीं है। अब असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है, सत्य, असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य पूछ रहा है। केवल सामाजिक अनुभवों का पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, पहली बात तो ये केवल शब्द आ जाए ना, वहीं गड़बड़ हो जाती है। केवल सामाजिक अनुभवों का पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि सामाजिकता की बात होनी चाहिए, उसके अंदर मानसिकता की, नैतिकता की, प्रयोगात्मक ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में तो सब कुछ शामिल होना चाहिए। बच्चे का क्या करना है, बच्चे का आपको सर्वांगीण विकास करना है, और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी चीजें पाठ्यक्रम में होना जरूरी है। केवल सांस्कृतिक अनुभवों का पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि केवल आ गया तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों का पाठ्यक्रम होना चाहिए, हाँ ये बात सही है, दोनों होनी चाहिए, ना तो सामाजिक और ना ही सामाजिक अनुभवों का। सामाजिक अनुभव कौन से होते हैं, जो सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। ना तो सामाजिक और ना ही सामाजिक अनुभवों का पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, असत्य नहीं है। पहली बात तो इसका मीनिंग समझो, असत्य और नहीं, 2 बार नेगेटिव चीजें आ गई तो बाद में क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव। यही चीज बच्चे से पेपर में गलत हो जाती है, 2 नेगेटिव चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, पॉजिटिव आंसर। और पॉजिटिव आंसर कौन सा था, दोनों सामाजिक व सांस्कृतिक अनुभवों का पाठ्यक्रम में हिस्सा होना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर बहुत इजी थे, क्वेश्चन इसलिए उठाया गया था क्योंकि यहाँ पर कई बार इस लाइन का मीनिंग बच्चे को नहीं समझ पाता है, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया गया था। नेक्स्ट देखो, शैक्षिक उद्देश्य। पहली बात तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसकी बुक थी, ब्लूम की। ब्लूम ने क्या दी थी, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। कितने तरीके से डिवाइड किया था, 3 तरीके से। क्या कौन से थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला गया था, कॉग्निटिव बोला गया था, अफेक्टिव बोला गया था, साइकोमोटर बोला गया था। में भावात्मक पक्ष के निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। अब किसकी बात की गई है, भावात्मक, यानी कि वैल्यू वाले की बात की गई। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान तो किस में आया था, ज्ञान तो किसका पक्ष था, संज्ञानात्मक पक्ष था। ठीक है, ज्ञान अवबोध अभी पिछले क्वेश्चन में ही करवाया था। तो कौन सा नहीं है, भावनात्मक में से ज्ञान नहीं है। और क्या होती है, व्यवस्था करना, आग्रह करना, अनुक्रिया करना, वैल्यू करना, ये उसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, और ये भावनात्मक पक्ष के ऊपर किसने, मतलब वैसे तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किसने किया था, कथरवाल और मसीहा ने इसके ऊपर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं। शिक्षार्थी होना चाहिए, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला होना चाहिए, माता पिता होने चाहिए। अब शिक्षा के अंदर माता पिता तो हम अनौपचारिक शिक्षा में पढ़ते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और भाई बहन। अब ये तो औपचारिक में आ गए, ये अनौपचारिक में आ गए।
और देखते हैं शिक्षार्थी, शिक्षक और शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु। यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। वैसे तो अनौपचारिक में तो वो भी आते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, शिक्षार्थी होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए और विषय वस्तु होना चाहिए। ठीक है, जो एडम्स महोदय थे उन्होंने किसकी बात की थी, शिक्षार्थी और शिक्षक की बात की थी। लेकिन जब बाद में वो जॉन डीवी आए थे और ब्लूम आए थे, उन्होंने तीसरा पायदान क्या बताया था, विषय वस्तु को बताया था, कंटेंट या उसको कैरिकुलम बोलते हैं। ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण में वो जो था ना शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसी में से उठा रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं था, तीन पक्ष। एक तो पहली बात तो हिंदी में कई बार लिख दिया तो मैं उसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। कॉग्निटिव था, दूसरा क्या था अफेक्टिव था, और तीसरा क्या था साइकोमोटर। साइकोमोटर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव को, इसको संज्ञानात्मक, इसको भावात्मक, इसको क्रियात्मक। यहाँ पर कहाँ से आदमी सोचता है, कहाँ से काम करता है, हेड से। यहाँ किससे काम करता है, हार्ट से काम करता है। ठीक है, और यहाँ किससे काम करता है, हैंड से करता है। क्या नहीं दे रखा था इसके अंदर, सामाजिकता की कोई बात नहीं कर रखी थी, तो ऑप्शन कौन सा रह गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट, बालकों के व्यक्तित्व में सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को होना चाहिए। अभिभावक कैसे होने चाहिए, बालक का अति, ये अति शब्द नहीं होना चाहिए, संरक्षण प्रदान। देखो सुरक्षा तो हर माँ बाप बच्चे को देता है, लेकिन अति होना, किसी चीज की भी अति होना उसको नुकसानदायक होती है, तो ये तो गलत हो गया। निरंतर बालक को अन्य बालकों के साथ तुलना, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसके बच्चे कितने नंबर आ गए, उस बच्चे कितने नंबर आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। बच्चा इससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कम कर लेता है और बच्चे में हीन भावना आ जाती है, उसके बाद वो सीखने के लिए अरुचि क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। घर पर अनुकूल वातावरण, हाँ ये होना चाहिए कि घर का वातावरण अच्छा हो। बालक को निम्न संरक्षण प्रदान करना चाहिए, निम्न भी नहीं होना चाहिए और अति भी, यानी कि ये भी गलत है और ये भी, मतलब संरक्षण देना चाहिए उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी ना हो उसको और प्रोटेक्ट करें, और ऐसा भी ना हो कि उसकी तरफ ध्यान ही ना दे। तो आंसर कौन सा रहेगा, घर का वातावरण बच्चे के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर मानसिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा, उसके अंदर नैतिकता भी आएगी, उसके अंदर मूल्य भाव भी आएंगे। शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया में कौन कौन होना चाहिए, एक तो सीखने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए और पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, तीन चीज तो होनी चाहिए। अधिगमकर्ता कौन होता है, स्टूडेंट। शिक्षक कौन है, सिखाने वाला। अधिगम का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि मेथड्स होने चाहिए उसके पास। अधिगम परिस्थितियां होनी चाहिए। अब नीचे वाले में भी ये दे रखे हैं, उससे नीचे वाले में भी दे रखे हैं, अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। क्या नहीं है गायब यहाँ पर, सिखाने वाला नहीं है, और यहाँ पर क्या है, सारे के साथ। देखो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सबको कहाँ शामिल कर रखा है, ऊपर वाले में। तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला, क्योंकि देखो उसमें सिखाने वाला भी है, सीखने वाला भी। यहाँ पर सिखाने वाला गायब है, यहाँ पर भी सिखाने वाला गायब है। यहाँ सिखाने और सीखने वाला है, अधिगम के अनुभव भी है, अधिगम के मेथड्स नहीं दे रखे यहाँ पर, और अधिगम की परिस्थितियां नहीं दे रखी। तो बेटर ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा, ये वाला होगा। मैंने इस हिसाब से एमसीक्यू उठाए हैं कि तुम जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक बार इनको देखेंगे तो उनको पता लगेगा। देखो ऑप्शन ये भी गलत नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बट सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, ऊपर वाला है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहली बात तो आप इसको गोला लगा लो, आपको क्या ढूंढना है, गलत को ढूंढना है। अधिगम करता यानी कि सीखने वाले का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब मान लो कोई बच्चा बीमार है, ठीक है, जुकाम है उसको, उसकी नाक बह रही है, उसकी आंखों में से पानी आ रहा है, तो वो सीखने के लिए स्वच्छ नहीं होगा, तो वो सीख भी नहीं पाएगा। यानी कि वो जो बीमारी है उसमें क्या कर देगी, बाधा क्रिएट कर देगी। यानी कि सीखने वाला कैसा होना चाहिए, अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यानी कि जो सिखा रहे हैं उस टाइम पर वो उसको प्रभावित करेगा। अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं। अरे अभिप्रेरणा तो होनी चाहिए, मोटिवेटेड तो होना चाहिए। बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तो उसके सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। उसको चाहे बाह्य तरीके से मोटिवेट किया जाए, चाहे उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए, या तो वो समाज से मोटिवेटेड हो या फिर वो खुद ही मोटिवेटेड हो, यानी कि ये होना चाहिए। और यहाँ पर असत्य पूछा था तो आंसर तुम्हारा यही निकल गया, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जो विषय वस्तु है, अब मान लो 4th क्लास का बच्चा है,
और उसको आप 6 का मैथ पढ़ाने लग जाओगे, जबकि 4th का उसको यूनिटरी मेथड आता ही नहीं है, तो वो 6 का मैथ कैसे सोल्व कर पाएगा। यानी कि आप उसको स्टेप वाइज, उसका विषय वस्तु उसकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब बच्चे को सुबह सुबह आते ही आप उसको इजी सब्जेक्ट पढ़ाते हो और शाम को उसको मैथ पढ़ाना शुरू कर दोगे, बच्चे का वैसे इंटरेस्ट नहीं बनेगा, 2-2:30 बजे तो वैसे ही उसको नींद आने लग जाती है स्कूल में। यानी कि आप जो क्लासेस का लेक्चर टाइम है उसको भी इस तरीके से डिवाइड करो कि जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट का टाइमिंग क्लासेस का सुबह का होना चाहिए। यानी कि जो विषय वस्तु है उसकी प्रकृति बच्चे को अधिगम प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर, अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस, इसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा है, बी वाला। नेक्स्ट देखो, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। पहली बात तो ब्लूम की बुक पूछी जाएगी तो कौन सी है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, कब आई थी, 1956 में। ठीक है, के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, आपसे पूछा है, नहीं है। पहले बात तो इसके लिख लो, सबसे पहले क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था, ज्ञान, फिर क्या होता है, अवबोध, अंडरस्टैंड करता है वो, फिर उसका क्या करता है, अनुप्रयोग करता है, फिर उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, फिर क्या करता है, संश्लेषण करता है, और फिर लास्ट में क्या करता है, उसका मूल्यांकन करता है। डन। अब देखो, ज्ञान है उसके अंदर, प्रयोग है उसके अंदर, बोध है उसके अंदर, क्या नहीं है उसके अंदर, संप्रत्यकीकरण है, नहीं है, इनको लॉट्स बोला जाता है, इनको हॉट्स बोला जाता है। पूछ लिया जाता है लॉट्स में से कौन सा नहीं है, हॉट्स में से कौन सा है। समावेशी शिक्षा, जहां पर हर तरह के बच्चे को एक ही जगह बैठाकर पढ़ाया जाएगा, केवल विशिष्ट बच्चों के लिए होती है। विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो या तो बहुत प्रतिभा, या तो नॉर्मल से ऊपर होते हैं या नॉर्मल से नीचे होते हैं, या तो प्रतिभाशाली हो गए या मंदबुद्धि वाले हो गए, विकलांग हो गए, उन बच्चों को क्या बोला जाता है, विशिष्ट। केवल सामान्य बच्चों के लिए नहीं, ये दोनों के लिए होती है, बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, और सामान्य और विशिष्ट, यानी कि सबके लिए होती है। सामान्य बच्चों के लिए भी होती है और विशिष्ट बच्चों के लिए भी होती है। क्या होती है, समावेशी शिक्षा। और ठीक है, ये ऑप्शन है बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी होती है और बहुभाषी, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा है, सामान्य और विशिष्ट बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट क्या होता है, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत, परंपरागत कौन सा होता है, प्राचीन, या उसी को क्या बोला जाता है, पुराना। अब दो तरीके से, तीन तरीके से शिक्षा दी जाती थी। एक तो बोलते हैं एक तंत्रात्मक, जिसको बोला जाता है ऑटोक्रेटिक, और दूसरा क्या होता है, द्वितंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। द्वितंत्रात्मक नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, जिसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक। और एक तीसरी तरह की और होती है जो आजकल इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप रहित। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता है, तुम गाने सुन रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, या मेरी क्लास देख रहे हो, ये क्या है, हस्तक्षेप रहित, पता ही नहीं लगता टीचर को। यहाँ पर क्या होता है, क्लास में टीचर आया, बुक खोली, पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे उसमें क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, टीचर बच्चों से पूछता है, बच्चे टीचर से पूछते हैं, यानी कि दोनों ही एक्टिव मोड में होते हैं। यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है, बच्चे निष्क्रिय होते हैं। और हस्तक्षेप रहित में टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और बच्चे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत, परंपरागत कौन सा होता था, इसको क्या बोला जाता है, परंपरागत बोला जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, नवीन बोला जाता है, नया बोला जाता है। सिद्धांत के कार्य केंद्रित पर आधारित है, एक तंत्रीय, जो परंपरागत है उसी को क्या बोला जाता है, एक तंत्रीय। हस्तक्षेप रहित लिखा ही हुआ था, वैसे ही बोल दिया। लोकतंत्रात्मक को क्या बोला जाता है, प्रजातांत्रिक भी बोला जाता है, डेमोक्रेटिक को। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय, यानी कि विद्यालय में होना चाहिए, उसकी शिक्षा में भी होना चाहिए, अंतर्गत नहीं गिना जाता। किसको नहीं गिना जाता, देखो, सामाजिक कौशल होना चाहिए। अब सह विद्यालय और सह शैक्षिक में सामाजिक कौशल होने चाहिए, सृजनात्मकता भी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एटीट्यूड, एटीट्यूड भी होना चाहिए,
उसके मूल्य भी होने चाहिए, वैल्यूज भी होनी चाहिए। पाठ्यचर्या, देखो यहाँ पर पूछा सह विद्यालय और सह शैक्षिक पक्षों के अंतर्गत कौन नहीं आता, यानी कि जो पाठ्यचर्या यानी कि बुक में जो लिख रखा सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, वो अकेले उससे काम नहीं चलेगा, ये सब चीजों का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या आएगा, खिलौने पहनाए की वस्तु, खिलौनों मतलब खेलने वाली चीजें, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, खिलौने यानी कि लड़का गाड़ी से खेलेगा, लड़कियां गुड़िया से खेलेगी, लड़का पैंट पहनेगा, लड़कियां दुपट्टा लेंगी। घरेलू सामग्रियां, घर में जो चीजें यूज होती हैं, व्यवसायों एवं रंगों का विशिष्ट, लड़के ब्लू कलर को पसंद करते हैं, लड़कियां पिंक कलर को पसंद करती हैं, विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो एक तो हमारे पास क्या आता है, जेंडर बायस होता है, और एक क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पर तो क्या किया जाता है, लिंग भेद किया जाता है, लिंग भेद किया जाता है, और यहाँ पर क्या होती है, लिंग रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, शाम होने से पहले घर आएंगी, तो ये क्या है, लिंग रूढ़िवादिता। अब यहाँ पर कौन सा किया गया है, यहाँ पर देखो जेंडर ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, विकसित जेंडर पहचान ये भी नहीं होता, जेंडर सिद्धांत ये भी नहीं होता। यहाँ पर क्या की गई है, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि लिंग को लेकर। वैसे तो यहाँ पर क्या किया गया था, जेंडर बायस किया जाता है, ये यहाँ पर क्या है, जेंडर बायस, लेकिन जेंडर बायस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या आना चाहिए, जेंडर बायस आना चाहिए। लिंग भेद करते हैं कि लड़के इससे खेलेंगे, लड़कियों का एक कलर है, लड़कों का एक कलर है। और रूढ़िवादिता में क्या होता है, पुराने जो जैसे सती प्रथा है कि सती प्रथा में क्या होता था, हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वाइफ को चिता में जलना ही पड़ेगा, वो क्या थी, रूढ़िवादिता थी, जेंडर स्टीरियोटाइप था। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। देखो ऑप्शन देख, अभी मुझे नहीं पता क्या दे रखे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द जोड़ा है उन्होंने, मुख्य प्रक्रिया, यानी कि अधिगम तो हो रहा है, शिक्षा मतलब लर्निंग तो हो रही है, लेकिन मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित हो, यानी कि लाइव अधिगम। सार्थक एक होता है निरर्थक, और एक होता है काम का, एक निरर्थक बिना काम का। कंठस्थीकरण, रटना, कंठस्थीकरण क्या होता है, किसी चीज का रट्टा मार लेना, या उसको जैसे क्रैमिंग कर लेना, पहाड़ा टेबल याद कर लेते। अन्वेषण, अन्वेषण को क्या बोला जाता है, खोज, खोज करके जो अधिगम करेगा वो तो अच्छा ही है। खोज एवं पारस्परिक क्रिया, यानी कि ये तो क्या है, दोनों मतलब किन्हीं चीजों को इंटरलिंक करके कोई चीज का अधिगम करना, जैसे कि ज्योग्राफी को फिजिक्स के साथ जोड़कर पढ़ना है, फिजिक्स को मैथ के साथ जोड़कर पढ़ना, वो तो क्या है, पारस्परिक क्रिया। और अन्वेषण किसी चीज की खोज करना, ये तो है। पुनरावृत्ति और अभ्यास, मतलब किसी चीज को दोहराना और अभ्यास करना, ये भी है। निर्देश देना, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना, ये भी शिक्षण में आता है। और संचालन करना, अब शिक्षण में मैंने एक थ्योरी की क्लास में बताया था कि शिक्षण होता है, एक अनुदेशन होता है, और एक क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। शिक्षण तो हो गया टीचिंग, प्रशिक्षण हो गया ट्रेनिंग, और अनुदेशन और निर्देशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना। तो वहां पर भी क्या होता है, शिक्षण होता है। यहाँ पर मुख्य प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है, कंठस्थीकरण करना और स्मरण करना, किसी चीज का, जैसे कि गीत को याद कर लेते हैं, मीनिंग नहीं पता होता, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, मुख्य नहीं है ये, ठीक है, वैसे तो है ये भी। प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होंगे, शीघ्र धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, पढ़ने में, पहले इधर वाले देखो, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ऐसे बच्चे कौन से होंगे, या तो प्रतिभाशाली तो नहीं होंगे, वो तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, या तो अधिगम आवश्यकता। अब अधिगम आवश्यकता में क्या पढ़ते हैं हम, लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ते हैं, यानी कि जिसको पढ़ने से संबंधित कोई विकृति हो, जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया या अलेक्सिया या हाइपरलेक्सिया। तीन शब्द आते हैं, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, जिसको पठन संबंधित विकृतियां होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो वो क्या होगी, अधिगम। लर्निंग डिसेबिलिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगम निर्योग्यता बोलते हैं या अधिगम आवश्यकता। तो बी का तो क्या आ गया, ए 1। बी का 1 तो कोई है क्या, बी का 1 तो है। अब देखते हैं और मिलाकर, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकना, सोचना, मूल संसाधन। अब मूल संसाधन के बारे में या तो सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चे होंगे वो सोचेंगे, या प्रतिभाशाली। आसानी से विचलित होने की आदत, आसानी से विचलित,
अब आसानी से विचलित कौन से होंगे? जिसको अवधान कमी अति सक्रियता होगी, यानी कि अवधान ध्यान नहीं देंगे, वो जल्दी से विचलित हो जाएंगे। तो डी का तो क्या आ जाएगा? 3। अब डी का 3 कहां पर है? डी का 3 कहां पर है? डी का 3, यानी कि ये दोनों तो गलत हो गए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि यहाँ या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा। ठीक है, अब वो उल्टे हो गए क्या? अवधान की कमी वाला, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। शीघ्रता से कौन से सीखेगा? जो प्रतिभाशाली बालक होगा। तो ए का 4, अब ए का 4 कहाँ है? यहाँ पर देखो, अभी आपका आंसर निकल गया, वो दोनों गलत हो गए, ये दोनों सही हो गए। अब बाकी को मिला लो। बाकी में जो है बी का 1, अधिगम अशक्त। अधिगम अशक्त क्या होगा? अधिगम अशक्त होगा, वो क्या होगा? धारा प्रवाह पढ़ने की कमी, यानी कि उसके अंदर क्या होगी? एक उल्टे मिला दिए सारे। देखो, प्रतिभाशाली बच्चे ये हो गए, फिर उसके बाद अधिगम अशक्त ये हो गए, सृजनात्मकता जिसको क्रिएटिविटी होगी, अवधान की कमी, आसानी से विचलित हो जाना। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। जो गलतियां करते हैं वो महत्वहीन नहीं होती भाई, महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां करके ही तो बच्चे सीखते हैं, तो ये तो गलत हो गया। गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह नहीं, ये प्रदर्शित नहीं करती बच्चे कितने लापरवाह। बच्चा सीखता है गलतियां करके। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, यानी कि गलतियां कर रहे हैं उसको फिर अभ्यास करवाओ और उसमें सुधार आना। तुरंत नहीं आता, बार बार करेगा तो मतलब कई देर में भी आ सकता है। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। हाँ, गलतियां हैं वो अधिगम प्रक्रिया का, लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, तथा उसके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। यानी कि गलतियां करेंगी, गलतियां करके बच्चा क्या करता है? उससे सीखता है, यानी कि उसके विचारों को क्या मिल रही है? अंतर्दृष्टि मिल रही है। तो ये क्या है? लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, यानी कि जो गलतियां, मिस्टेक्स हैं, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, अधिगम के सामाजिक निर्मितवाद। पहले बात तो आपको यहाँ पर क्या है दिख रहा है? सोशल कंस्ट्रक्टिव। सोशल कंस्ट्रक्टिव कौन थे? ये वाइगोत्स्की। कंस्ट्रक्टिव ये कौन थे इस सिद्धांत का? कंस्ट्रक्टिव, अच्छे से लिखाती हूँ यहाँ पर। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है ना, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी 2 आदमियों ने दी थी। एक तो किसने दी थी? जीन पियाजे ने, और दूसरा कौन सा था? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। अब जीन पियाजे तो किसकी बात करते थे? संज्ञानात्मक की बात करते थे, और वाइगोत्स्की किसकी बात करते थे? सामाजिकता की। ये तो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके बाद निर्मितवादी। कंस्ट्रक्टिव को ही क्या बोला जाता है? निर्मितवादी। उपागम की विशेषता, यानी कि पहली बात है सामाजिक को ढूंढ लो। अब सामाजिकता कहाँ से आएगी? अधिगम के लिए बालक को संज्ञान पर बल देना। सामाजिकता में संज्ञान पर बल नहीं दिया जाता, संज्ञान पर बल तो ये जीन पियाजे देते थे। अधिगम के लिए सूचना पर क्रम पर बल देना, यानी कि ट्रांसफर करना। अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग लेना। अब दूसरों से सहयोग ले रहा है तो यहाँ पर सामाजिकता आ रही है। अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना, ये अनुभवों की बात भी यही करते थे जीन पियाजे, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहना, और दूसरों से निर्भर रहेगा तो क्या आएगी? सामाजिकता आएगी सीखने के लिए। नेक्स्ट, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रियाएं करवाता है। इसका सही विवेचन क्या होगा? यानी कि लड़के और लड़कियों में क्या कर रहा है टीचर? पार्शलिटी कर रहा है। 5 मिनट और पार्शलिटी कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? वहां पर जेंडर बायस कर रहा है। तो कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, जेंडर बायस कर रहा है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का शैक्षिक दक्षताएं काफी अधिक होती है। यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? जेंडर बायस कर रहा है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिक अवधान की आवश्यकता है, जेंडर बायस कर रहा है। ये शिक्षण में लिंग पक्षपात, जेंडर बायस का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ये क्या दे रहा है? लिंग पक्षपात का एक उदाहरण दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के सामाजिकरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं?
समाज, समाजीकरण, यानी कि बच्चा समाजीकरण कहाँ सीखता है, समाज में रहकर, और समाज उसको घर आस पड़ोस में मिल सकता है, दोस्तों में मिल सकता है, विद्यालय में भी मिल सकता है, रिश्तेदारों में मिल सकता है, तो मीडिया में भी मिल सकता है, विद्यालयों में, परिवार में, आस पड़ोस में, यानी कि सारे ऑप्शन कहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 सबके सब ऑप्शन इसके करेक्ट है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय, यानी कि बजाय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर करना क्या चाहिए, अंक लेने के लिए लक्ष्य। वो क्या टीचर ऐसे कहेगा कि अंक ले लो असफलताओं से बचने के लिए? देखो ये बात वैसे सही दिख रही है, अंक लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा असफलताओं से बचने के लिए, यानी कि ये बात गलत है, अंक लेने के लिए नहीं करेगा, उसको ज्ञान लेने के लिए करेगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अधिगम लक्ष्य, यानी कि लर्निंग टारगेट्स होने चाहिए, बजाय किसके, प्रदर्शन। ये बात कुछ जम रही है। प्रदर्शन लक्ष्य दिखावा करेगा, यहाँ पर अंक लेकर दिखावा कर रहा था, यहाँ पर भी दिखावा कर रहा था, तो गलत हो गया। असफलताओं से बचने के लिए लक्ष्य और अंक लेने के लक्ष्य, असफलताओं से बचने के लिए नहीं करेगा, अधिगम लक्ष्य होने चाहिए। देखो इन दोनों में से चूज करना, दो तो गलत हो गए, यानी कि असफलताओं से बचने का लक्ष्य भी हो सकता है और अधिगम लक्ष्य भी हो सकता है। ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, अधिगम लक्ष्य होने चाहिए उसके प्रदर्शन लक्ष्य होने की बजाय। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय किसके, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य। तो आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला। आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, वैसे देखो डी वाला भी था, अगर बी वाला नहीं होता तो असफलताओं से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, बजाय अंक लेने के लिए लक्ष्य। ऑप्शन 4 भी सही था, बट यहाँ पर अधिगम लक्ष्य ज्यादा अच्छा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, क्लास को यही खत्म करते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक और बचा हुआ है। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्राथमिक कौन सा है, पहले से 5वीं वाला, क्या करना चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देने। नहीं, बच्चों को तो उदाहरण दो, 5 रुपए के 5 रुपए हैं तेरे पास, 2 रुपए तेरी बहन ने ले लिए, तेरे पास कितने बचे, तेरे पास पहले से 5 रुपए हैं, 3 तुम्हारी मम्मी ने और दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे, इतने संतरे रखे थे, इतने अंगूर थे, टोटल फ्रूट्स कितने रखे हैं। तो वो आप क्या करोगे, उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओगे, यानी कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही बातें। अब कुछ चीजें याद करने की है तो वहां पर उदाहरण क्या देंगे, अब 2 to 1 या 2 to 2 जो करते हो जो तुम, उसमें क्या उदाहरण देना है। ठीक है, केवल, अब केवल वाली बात में गड़बड़ है, केवल यहाँ पर भी गड़बड़ है, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही देने चाहिए, यानी कि यहाँ नहीं आता है, वहां पर लिखा था ना नहीं वाला कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको एग्जाम्पल और उसको बिना एग्जाम्पल दोनों तरीके से समझाना चाहिए। क्लास को करते हैं खत्म, 26 क्वेश्चन ही थे, फिर एक नई क्लास में और MCQ करेंगे। थैंक यू।